नमो नमः मित्राणी, वेलकम टू जीवन उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। हमारी पहली पेशकश है किस्से मेरे अनुभवों के। दीज आर पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ किशन जी शर्मा, who was with Vivid Bharati for 27 years, and he is going to share these in conversation with शुभांगी रायलू। So आइए इसका आनंद लीजिए। नमस्कार। आज की इस रूहानी कड़ी में मैं शुभांगी रायलू आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दिल का सोना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। आज बात होगी मौसीकी के उस फरिश्ते की जिनकी शीरीं रूहानी आवाज़ के करोड़ों लोग आज भी शैदाई है। एक ऐसे एकमात्र फनकार जिनके लिए कभी लिखा गया, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। जी हाँ, आज बात होगी रफ़ी साहब के कुछ अनसुने किस्सों और उनके साथ बिताए लम्हात को बयां करने के लिए आज हमारे साथ हैं आकाशवाणी के मशहूर उद्घोषक आदरणीय किशन शर्मा जी। किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मैं आपका आभारी हूँ जी कि एक बार फिर से आपने याद कर लिया। जी जी। और हमारे दर्शकों को भी आपके किस्से सुनना बड़ा पसंद है, और मैं उसी दौर में आपको ले जाते हुए पूछना चाहूँगी कि रफ़ी साहब के बारे में लोग कहते हैं कि रफ़ी साहब जैसा नफीस फरिश्ता सिफत इंसान बॉलीवुड में दूसरा नहीं हुआ। तो इतने बड़े महान कलाकार के साथ में आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? शुभांगी जी, मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए बात करना वो मुझ जैसे छोटे आदमी के लिए बहुत ही अजीब बात है। वो फरिश्ता माने फरिश्ता ही थे। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जन्म का ये 102वां साल है जी और उनकी मृत्यु को 46 साल पूरे हो रहे हैं। जी। इन 46 सालों में 46,000 किस्से रफ़ी साहब के बारे में लोगों ने सुना दिए। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर किस्से सुनाने वाले तब पैदा हुए जब रफ़ी साहब जा चुके थे। जी। लेकिन वो ऐसे धड़ल्ले से किस्से सुनाते हैं जैसे वो उस समय मौजूद थे, रफ़ी साहब के दोस्त थे, उनके लंगोटिया यार थे। ये सोशल मीडिया का प्रभाव है। ये जो भी है, मैं उन किस्सों को सुन सुन के कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं तो रफ़ी साहब से कभी मिला ही नहीं, मैंने उन्हें देखा ही नहीं, वो मुझे जानते ही नहीं थे। लेकिन अब आपने कहा कि पहली बार कैसे मुलाकात हुई, जी। तो ये ईश्वर का आशीर्वाद था। उस समय मैं आकाशवाणी में नहीं था, मैं मुश्किल से 15 साल का था। अच्छा। और खुर्जा में पढ़ रहा था, तो रफ़ी साहब का एक प्रोग्राम दिल्ली में था और उसके लिए वो अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली आए थे। वो तो सुबह आ गए, बाद में मालूम पड़ा कि उनके साथ जो हास्य कलाकार आने थे जिनको संचालन करना था, जी। उनको किसी और ने ज़्यादा पैसे दे दिए तो वो उधर चले गए, इधर नहीं आए। ओहो। और आप इत्तेफाकन दिल्ली में थे उस नहीं वक्त? नहीं, मैं खुर्जा में ही था। अच्छा। अब आयोजकों के लिए ये बड़ी भारी मुश्किल हो गई जी। कि अनाउंसमेंट कौन करे। अच्छा। तो आयोजक एक दूसरे से पूछने लगे, तू करेगा तू करेगा। रफ़ी साहब के लिए कितनी पब्लिक आएगी? जाहिर है। तो उनके दिमाग में आया कि उस समय एक मशहूर कवि थे खुर्जा में, अच्छा। राधे श्याम शर्मा प्रगल्भ। अच्छा। तो बड़ा भारी कवि। आपके कोई रिश्तेदार थे? शर्मा ही थे?
नहीं, मेरे वो तो ललन शर्मा जी और सब शर्मा, अच्छा। शर्मा तो शर्मा ही शर्मा थे, जी जी जी। लेकिन राधे श्याम जी मेरे गुरु थे। तो उनके पास आयोजक लोग आए और बोले साहब आप तो कवि हैं, हमेशा मंच पे रहते हैं, रफ़ी साहब का ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो आप चलिए और संचालन कर दीजिए। जी। राधे श्याम जी बोले भाई मैं कवि हूँ, गायक नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक शिष्य है जिसे उत्तर प्रदेश में 3 साल बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वो वाद विवाद प्रतियोगिता में यूपी में फर्स्ट आ चुका है, अंताक्षरी में हमेशा फर्स्ट आता है और गायकी में भी बहुत आगे है। वो उसे आप ले जाइए, तो मैं साथ में चलूँगा, लेकिन उसे ले जाइए, वो अच्छा संचालन करेगा। अच्छा। अब राधे श्याम जी ने कहा, तो वो लोग ले तो गए मुझे दिल्ली, राधे श्याम जी साथ में आए। वहाँ जाकर रफ़ी साहब के सामने पेश करना था। मैं रफ़ी साहब को बचपन से सुनता आया, जी। उनके गाने गाता आया, ओ दुनिया के रखवाले और क्या क्या गाने उस समय के मैं गाता रहता था हमेशा। तो मैंने रफ़ी साहब को देखा नहीं था। अच्छा। जब हम होटल में पहुँचे तो एक साहब कुर्ता और तहमत पहने हुए बैठे थे, आयोजक उनके पास ले गए, तो मुझे लगा यही रफ़ी साहब है, तो मैंने हाथ जोड़ कर नमस्ते किया। अच्छा। वो बोले हाँ क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये अनाउंसमेंट करेंगे आज का, राधे श्याम जी ने भेजा है। तो ऐसे देखते रहे, फिर बोले अच्छा चलो साहब से पूछ लेते। तब मुझे लगा ये मोहम्मद रफ़ी नहीं है। अच्छा। जाहिर है। फिर वो लेके गए दूसरे कमरे में, जी। तो वहाँ रफ़ी साहब इतने आराम से बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। तब समझ में आ गया ये मोहम्मद रफ़ी साहब। और वो जो मिले थे वो उनके सेक्रेटरी और साले थे ज़हीर। तो मैं रफ़ी साहब के पैर छुआ। उन लोगों ने, आयोजकों ने कहा कि साहब ये अनाउंसमेंट करेंगे, मेरी तारीफ़ें की, ये है ये है ये है। उन्होंने कुछ नहीं कहा? कुछ नहीं, बैठे रहे। अच्छा। तो एक आयोजक ने कहा कि किशन भाई कुछ रफ़ी साहब को सुनाइए। तो मैं खुर्जा से दिल्ली आने तक अपने दिमाग में कुछ लाइन बना रहा था। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही रफ़ी साहब से कहा, भाई साहब अर्ज किया है कि तेरी आवाज़ सुनकर ही मेरा सूरज निकलता है, वाह। तुझे सुनते सुनते ही ये चांद खिलता है, क्या बात। न जाने क्या है जादू तेरे सुर में ए रफ़ी भाई, उन्हें सुनने की खातिर हर घड़ी ये दिल तड़पता है। वाह वाह, क्या बात। अब मुझे तो लगा कि रफ़ी साहब वाह वाह करेंगे, तारीफ करेंगे, कोई असर ही नहीं, वो वैसे ही मुस्कुराते हुए बैठे थे। तो ज़रा दिल टूट गया। चुप बैठे रहे, चाय मंगाई सबके लिए। चाय पीने के बाद मैं समझ गया ये कुछ नहीं बोल रहे, यानी इन्हें लगा होगा ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा, तो रिजेक्ट कर दिया, ऐसा मुझे लगा। तो मैं उठा, उनके पैर छूकर बोला कि रफ़ी साहब इजाज़त दीजिए, फिर कभी मुलाकात होगी। अच्छा, तो वो आपको लगा गया चांस? हाँ, मैं रिजेक्ट हो गया। अच्छा। तो रफ़ी साहब उठे और बोले अभी से इजाज़त क्यों भाई, अच्छा। शर्मा साहब शाम को आपको ही सब संभालना है। अच्छा। तो मैं तो धक रह गया, रफ़ी साहब मुझे छोटे से बच्चे को शर्मा साहब बोल रहे हैं और उनके प्रोग्राम को कह रहे हैं आपको संभालना है। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, चला गया। अब मेरे दिमाग में घूमना शुरू हो गया, चुटकुले, कविताएं, शेर व शायरी, क्या करूँगा। बहरहाल शाम को प्रोग्राम शुरू हुआ, ईश्वर का नाम लेके मैंने कॉम्प्लेन कर दिया। कुछ अच्छा हो गया प्रोग्राम। प्रोग्राम के आखिर में मैं गया और फिर पैर छू के मैंने कहा आप इजाज़त दीजिए सर, शायद आपको पसंद आया हो। तो बड़े प्यार से बोले शर्मा साहब कमाल कर दिया आपने, आपकी बदौलत ये प्रोग्राम हो गया।
वाह। अब अभी से इजाज़त मत मांगिए, क्योंकि कुल 10 प्रोग्राम हैं अरे बाप रे, और वो 10 के 10 आपको करने हैं। उसी जगह? नहीं, अलग अलग। अच्छा। तो मैं तो हैरान रह गया। फिर उन्होंने ज़हीर की तरफ देख के कहा, नजराना पेश करो शर्मा साहब का। तो एक लिफाफा। अब उस ज़माने में सोचिए, ये 1961-62 के आसपास की बात है। तो लिफाफा हाथ में आया, मैंने ले लिया। बोले देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा। मैंने देखा, डरते डरते 10-10 के नए नोट, 10 यानी 100 रुपये। उस वक्त तो बहुत बड़ी तो कीमत। मुझे क्या लगा कि ये 10 प्रोग्राम के उन्होंने एक साथ पेमेंट कर दिया। बाद में मालूम पड़ा कि हर प्रोग्राम में वही लिफाफा आता गया। बहुत ही तो बढ़िया। मेरे जीवन का सबसे बड़ा पेमेंट सही 100 रुपये एक प्रोग्राम को उस जमाने में, बात, सही बात। वो रफ़ी साहब की बदौलत मिले। जब 10 प्रोग्राम हो गए तो रफ़ी साहब ने गले लगाया और बोले, भाई कमाल करते हैं आप, इस उम्र में भी आपने कमाल कर दिया है, अब आपको हम याद रखेंगे। आपकी नींव वहीं पर। जी। और बोले, अब कल एक प्रोग्राम है लेकिन वो फ्री है, आप करना चाहेंगे क्या? साहब आपके साथ रहने को तो कुछ भी करूँगा। जी। तो बोले नहीं, वो इंडियन फोर्सेस के लिए अजंता ग्रुप के सुनील दत्त साहब ने प्रोग्राम रखा है, उसमें हम लोग पैसे नहीं लिया करते, तो आप चलेंगे? बहुत बढ़िया, ज़रूर चलूँगा। तो वो 11वां प्रोग्राम मैंने किया अच्छा। और वहाँ से मैं जुड़ गया सुनील दत्त साहब से। अच्छा। अजंता ग्रुप के सारे प्रोग्राम अब बाद में जाने लगा, क्या तो बात? उन्हें भी पसंद आ गया। मिलिट्री से भी जुड़ गया, जी। मिलिट्री वालों को भी पसंद आया। जी। तो अलग अलग जगह उनके एनुअल डे जो होते थे, उसको मुझे बुलाते थे कंपेयरिंग करने। अच्छा। तो ये रफ़ी साहब की बदौलत हुआ ओहो। कि मैं इतना आगे शुरू में ही बढ़ गया। बिल्कुल। मेरा इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, सच मानिए। लेकिन रफ़ी साहब महान आदमी, वो चाहते तो किसी को भी बुला सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये कह सकते कि रफ़ी साहब आपके लिए पारस पत्थर बन। बिल्कुल बिल्कुल, वो पारस ही नहीं, सब कुछ थे। जी। उन्होंने एक पत्थर को हीरा बना दिया बस। क्या बात, क्या बात। बहुत खूबसूरत आपने याद बताई। और मुझे यही पूछना था कि वो दौर तो आकाशवाणी का दौर जी था। जी दूरदर्शन तो तब था जी नहीं। जी। तो जाहिर है आकाशवाणी पर भी आपकी कई मुलाकातें उनके साथ में हुई होगी, तो उसका कोई एक देखिए, संस्करण? ऐसा है कि जब मैं पहली बार रफ़ी साहब से मिला तब तो मैं आकाशवाणी में नहीं था। जी जी जी। तब तो 15 साल का 16 साल का बच्चा था। जब मैं बाद में मिलता गया रफ़ी साहब से, जब भी मुंबई गया तो रफ़ी साहब के घर जाना, स्टूडियो जाना, मिलते रहना। एक दिन मैं उनके पास गया घर पर और मैंने कहा, रफ़ी साहब एक खुशखबरी लाया। क्या हुआ साहब? मैंने कहा, साहब मैं रेडियो का अनाउंसर चुन लिया गया वाह वाह। और आकाशवाणी पर मैं अनाउंसर बन गया हूँ। खड़े होकर मुझे गले लगाया, हाथ मिलाया, बोले रुकिए, इतनी बड़ी खबर आप लाए हैं तो मुंह मीठा करके जाइए। अच्छा। गए, एक प्लेट में मिठाई लेकर आए, मिठाई खिलाई। बोले शर्मा साहब कमाल हो गया, आप रेडियो के अनाउंसर हो गए, यानी आप मुझ जैसे आदमी के गाने भी रेडियो पर बजेंगे। कितनी विनम्रता। कितनी बड़ी बात। रफ़ी साहब तो सुबह से रात तक बजते ही रहते थे जी, जी, रेडियो जी, पर, और वो मुझसे कह रहे हैं। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, आंखों में आंसू आ गए। जी। बाद में फिर रेडियो में भी मज़े आए। रेडियो का एक बड़ा अच्छा किस्सा मैं आपको सुनाता जयमाला वगैरह कुछ किया नहीं, था नहीं, आपने नहीं। उनके साथ? अच्छा। हूँ। रेडियो में मेरे एक मित्र थे, पंडित अरविंद गजेंद्र गडकर, अरे बाप रे, बहुत बढ़िया। बहुत बड़े जी। संगीतकार और मेरे परम मित्र। पता नहीं क्या हम दोनों में मेलजोल बना कि कुछ भी हो वो हर बात मुझे बताएंगे, मैं उन्हें बताऊंगा। और हम में उम्र का फासला
वो बीच में नहीं आता था, हम मित्र थे। अच्छा। तो एक दिन उनका लाइव प्रोग्राम रेडियो पे, उस समय रिकॉर्डिंग नहीं होती थी ज़्यादा, जी। तो लाइव प्रोग्राम ही होते थे। और उस समय आकाशवाणी भवन में हर कमरे में स्पीकर लगे रहते थे। अच्छा। क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो लोग अपने कमरे में सुनते रहते थे, उसके हिसाब से अगले प्रोग्राम वाले तैयार होते रहते थे। तो वेटिंग रूम में भी स्पीकर पे बज रहा था। अब अरविंद गजेंद्र गडकर जी अपना प्रोग्राम करके वेटिंग रूम में आए, काफ़ी लोग बैठे हुए सुन रहे थे, सबने तारीफ की, बोले जी क्या बात है, क्या बात है। तो वो मुस्कुराते रहे, ज़रा थोड़े गर्व भी महसूस हुआ। तो रफ़ी साहब ने भी कहा बहुत अच्छा आपने बजाया, और कमाल है आप एक हाथ से बांसुरी और एक हाथ से स्वरमंडल, दो साज एक साथ बजा रहे थे। बाप रे। तो अरविंद गजेंद्र गडकर ने जरा गर्व से कहा ऐसा होता है, मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ तो कुछ तो अलग करना चाहिए। बिल्कुल। उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा साहब कमाल है आपका। सही। तो बोले तुम भी म्यूजिक में कुछ करते हो? तो उस आदमी ने कहा जी आज एक गाने की रिहर्सल और रिकॉर्डिंग है, यशवंत देव साहब ने बुलाया है। यशवंत देव भी मेरे साथ थे रेडियो में। तो बोला अच्छा अच्छा यशवंत देव ने बुलाया है, गाना गाते हो, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा जी मोहम्मद रफ़ी। अरविंद गजेंद्र गडकर तो बेहोश हो गए। जाहिर है, वो तो शौक हो गई। वो एकदम घबराहट में उनके पैर छू लिए और बोले माफ़ करना रफ़ी साहब, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। बोले साहब अच्छा आप इतने गुणी हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, मैं तो सिर्फ सिंगर हूँ। अरविंद गजेंद्र गडकर ने सबके लिए चाय बुलाई, बोले चाय लाओ। यशवंत देव आने वाले थे, वो दौड़ते हुए मेरे पास स्टूडियो में आए और आकर बोले किशन भाई जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे क्या हो गया, जल्दी चलो यार। रास्ते में उन्होंने सब किस्सा बता दिया। मैं आया, रफ़ी साहब को देखा, मैंने हाथ जोड़े, कैसे हैं शर्मा साहब? भाई साहब ये पंडित अरविंद जानता हूँ, अभी मिला मैं, बहुत गुणी आदमी है। मैंने कहा ये इस तरह परेशान हो रहे हैं। बोले नहीं नहीं परेशानी की क्या बात है, ये महान कलाकार है। और तब तक यशवंत देव आ गए और यशवंत देव ने कहा कि ये मेरे कलीग हैं, ये अरविंद गजेंद्र गडकर। रफ़ी साहब बोले मुलाकात होगी, और वो चले गए रिहर्सल के लिए अंदर। अरविंद गजेंद्र गडकर बोले यार किशन भाई मुझे रफ़ी साहब से माफ़ी मांगनी है, अपन उनके घर चलेंगे। अच्छा। मैंने कहा वो घर पे वो कब मिलेंगे? ऐसा करते हैं कल उनके स्टूडियो चलते हैं, कल उनका रिकॉर्डिंग है महबूब स्टूडियो में, वहाँ चलेंगे, वहाँ मिल लेंगे। आप ठीक 10:30 बजे मुझे महबूब स्टूडियो मिलो, क्योंकि 11 बजे रफ़ी साहब आएंगे और वो समय के एकदम पाबंद है। तो अरविंद गजेंद्र गडकर आ गए, मैं भी आ गया। ठीक 11 बजने में 2 मिनट पहले फिएट गाड़ी उनकी स्टूडियो में आती दिखाई दी। अच्छा। मैंने कहा रफ़ी साहब आ गए। रफ़ी साहब आए तो अरविंद गजेंद्र गडकर उनकी कार का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े, तब तक तो रफ़ी साहब दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए। जी। देखते बोले अरे पंडित जी नमस्कार नमस्कार, आधा वर्ष है आप तो इतने यहाँ कैसे? मैंने कहा साहब आपसे मिलने आए। वाह वाह माशा अल्लाह। शर्मा भाई एक दिन मेरे गरीब खाने पर इनको लाइए, अरे वाह। 2 निवाले साथ में खाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। वहीं से ऑफर आ गया। अरविंद गजेंद्र गडकर तो रोने लगे, पैर छू लिए। जी 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 बोले मैं आपसे माफ़ी मांगने आया था और आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। जी। आपके दौलत खाने पर हम आएंगे, कब आए? कल ही आ जाइए। अच्छा। वो चले गए रिकॉर्डिंग के लिए। अरविंद गजेंद्र गडकर थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहे, कांपते रहे। बोले यार ये शख्स क्या है, देवता है बिल्कुल। सही। मैं कल चलना है इनके घर। दूसरे दिन अरविंद गजेंद्र गडकर आए जी। तो मैंने कहा मैं बांद्रा आ जाऊंगा,
आप भी बांद्रा आ जाओ और रफ़ी मेंशन पे अपन मिलेंगे। उस समय रफ़ी मेंशन बंगला था अच्छा। और सामने ही मन्ना डे रहते थे। ये दोनों पड़ोसी थे उस समय। पहले रफ़ी साहब मुंबई शहर में रहते थे, अच्छा। मोहम्मद अली रोड के ऊपर। जी। तो वहाँ दोनों आ गए, छत पे खड़े होकर दोनों एक दूसरे से बात करते थे, पतंग उड़ाते थे। ओहो। तो मैं वहाँ अरविंद गजनगरकर के साथ पहुँचा। रफ़ी साहब मिले, बड़े प्यार से आदर से पंडित जी को बैठाया और बोले आप हमारे गुरु हैं, आप ऊपर बैठिए। खाना वाना सब आया। उसके बाद अरविंद गजेंद्र गढ़कर ऐसे मोहित हो गए मोहम्मद रफ़ी साहब पे जी। कि कुछ भी हो वो कहते थे यार रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब है, बाकी सब कुछ भी होंगे, रफ़ी साहब रफ़ी साहब है। तो ये आकाशवाणी से जुड़ा ऐसा किस्सा था जी। जो हो सकता है सारे लोगों को पता ना हो, जी। लेकिन मैंने कुछ लोगों से सुना है कि इस किस्से का जिक्र कुछ अनाउंसर अलग अलग करते रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो और एक बात पूछनी थी, गजेंद्र कर जी ने काफ़ी सारी किताबें लिखी है, तो उसमें भी तो इसका जिक्र होगा। हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम। जी जी जी। अब आकाशवाणी से बाहर निकल के, आकाशवाणी के लिए बहुत रिकॉर्डिंग की रफ़ी साहब ने, जी जी जी। इसके बाहर निकलकर रफ़ी साहब का एक अलग मिजाज था। जी जी। उन्होंने कभी किसी की बेइज्जती नहीं की, होता है। कभी किसी से रूखे सुर में नहीं बोला, बहुत ही तमीज़दार और तहजीब वाले बहुत थे। ही झुक के मिलने वाले जी जी। और एक दूसरे का आदर। किशन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। आपने अभी जिक्र किया मन्ना दा और रफ़ी साहब का। जी जी जी। तो रफ़ी साहब कहा करते थे कि आप लोग मुझे सुनते हो और मैं मन्ना दा को सुनता जी हूँ। जी जी। और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अपार आनंद था। तो आपने तो कई बार उसे महसूस किया होगा मंच मैं संचालन के एक दौरान। कार्यक्रम का जिक्र करता हूँ। जी मन्ना दा से उनकी ज़रा ज़्यादा दोस्ती जी थी जी। और ये एक हकीकत है कि फिल्मों में युगल गीत जो पुरुषों के हुए वो सबसे ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे के थे। जी जी। एक कार्यक्रम मेरी झोली में ऐसा आके गिरा अच्छा जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब और सुमन कल्याणपुर जी अच्छा। तीनों थे। ओहो। आज तीनों जीवित नहीं है, नहीं है। लेकिन मैं इतना तो समझ गया कि सुमन कल्याणपुर जी बीच में गाएंगी, जी। अब शुरू किससे करना। हाँ। तो मन्ना का कमरा सामने ही था तो मैं चला गया। मैं दादा ये तो समझ में आ रहा है कि सुमन जी बीच में गाएंगी, शुरू में किससे करूं, रफ़ी साहब से कि आपसे। मन्ना दा ने घूर कर मेरी तरफ देखा और गुस्से से बोले हु मेड यू अनाउंसर। आश्चर्य में आ गया, क्या हो गया इनको। इतने साल के मेरे रिलेशन, जी जी जी। इतना घरों पर मेरे घर आते रहे मन्ना दा, जी। आज अचानक ही क्या हो गया। मैंने कहा था तो क्या हो गया, हम्म। अपने आप को इतना बड़ा अनाउंसर मानते हो और इतना नहीं समझते कि रफ़ी के गाने के बाद मन्ना डे को सुनने के लिए कौन रोकेगा। ओहो। मैं तो चुप रह गया, बात सही थी। जी। मैंने कहा ठीक है मैं आपसे शुरू करूँगा। हाँ, रफ़ी से एंड करना तो आखिर तक लोग बैठेंगे। अब ये बताने के लिए मैं रफ़ी साहब के कमरे में गया तो रफ़ी साहब मुस्कुराते हुए बैठे थे। आइए शर्मा साहब, मैं साहब सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मन्ना दा ने कहा है कि शुरू वो करेंगे। कैसी बात करते हैं शर्मा साहब। आपके लिए तो लिटमस टेस्ट हो गया। बोले मन्ना दा मेरे बड़े भाई, क्लासिकल के बादशाह, उनके गाने के बाद मेरा सुर भी नहीं लगेगा। पहले तो मैं ही गाऊंगा। अब मैं तो मुसीबत में आ गया। वो कह रहे हैं मैं गाऊंगा, ये कह रहे हैं मैं गाऊंगा, मैं क्या करूं।
तो मेरी एक आदत थी, जब भी प्रोग्राम शुरू करता था पहले म्यूजिशियन से एक धुन बजवाता था, जी। हर म्यूजिशियन का परिचय देता था, उसके बाद गायक पे आता था। मैंने वो शुरू कर दिया अच्छा। और परिचय देते देते मैं सीढ़ियों पर देख रहा था कि मंच के ऊपर कौन आ रहा है, ओहो। मन्ना दा या रफ़ी साहब। हाँ, तो फिर आपने उसे कैसे मैनेज किया? नहीं, मैंने मैनेज नहीं किया, अच्छा। ये तो परिस्थितियां बनती गई। अब जब मैंने देखा रफ़ी साहब सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे हैं वाह। तो मेरे लिए रास्ता खुल गया। सारे म्यूजिशियन का परिचय देकर मैंने रफ़ी साहब का परिचय दिया, लेकिन मैं डर के मारे स्टेज से उतरा नहीं कि मन्ना दा तो जाते ही घूंसा मारेंगे, ये तुम्हें कहा था मैं गाऊंगा पहले, ये क्यों। तो मैं स्टेज के पीछे कोने में चुपचाप खड़ा हो गया। रफ़ी साहब गाने लगे। अब रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब, उन्होंने उस दिन शुरू किया चल उड़ जा रे पंछी, अच्छा। और जो गाए हैं उसके बाद 8 गाने वो गाते रहे। और फिर देखिए रफ़ी साहब कभी बोलते नहीं थे, वो हाथों से ज़्यादा इशारे करते थे। उनसे पूछो भी पहला गीत कौन सा है तो ऐसे हाथ उठा देते थे। ओहो। कभी भी उनकी लिस्ट पहले से तैयार नहीं होती थी। नहीं तो फिर आप कैसे मैनेज करते थे? आपको तो कुछ पता नहीं अगली बार नहीं, क्या होगा। मैं बस रफ़ी साहब को छोड़ देता था, वो कोई भी गाना शुरू करते गाने थे। के बारे में कुछ बात नहीं करते थे? वो म्यूजिशियंस इतने परफेक्ट होते थे फिल्म के कि ओहो। कोई भी गाना रफ़ी साहब मन्ना दा गाएं, सारे तैयार। हाउ ब्यूटीफुल। ये सिवाय लता जी के कोई ऐसा कलाकार नहीं था जो पहले से लिस्ट बनाकर आए, या रिहर्सल करके आए। ये सब लोग खुलेआम, किशोर कुमार जी, आशा भोसले जी, महेंद्र कपूर जी, मुकेश जी, सब ऐसे ही स्टेज पे जाते थे, गाना शुरू बस। पब्लिक की क्या डिमांड है, क्या पसंद कर रहे हैं, उसके लिहाज से चलेंगे। तो वो रफ़ी साहब ने गाया, उसके बाद अचानक बोलने लगे। अच्छा। वो कभी बोलते नहीं थे। जी। माइक पर बोले, हाज़रीन, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे हल्के फुल्के गीतों को पसंद करते हैं, सुनते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है मैं किसे सुनता हूं? मैं हमेशा अपने बड़े भाई क्लासिकल म्यूजिक के बादशाह मन्ना बाबू को सुनता हूं। तो मन्ना जो नीचे स्टेज के नीचे से ऐसे देख रहे थे, बोले, मन्ना बाबू, एक गीत आज मेरे गाने की इच्छा है। आपने वो गीत गाया, गाना मुझे था, ऐसा मुझे लगता है। नीचे के सुर, ऊपर के सुर, वो जज्बात, लेकिन आपने जैसा गाया वो सुनने के बाद मुझे लगा मैं ऐसा कभी नहीं गा सकता। आज मैं वही गीत पब्लिक को सुनाना चाहता हूं। आपकी इजाजत है मन्ना बाबू? वाह। तो मन्ना डे साहब तो ऐसे हाथ किए खड़े। तो रफ़ी साहब बोले, वो गीत है अनिल विश्वास साहब का संगीतबद्ध किया हुआ अंगुली माल फिल्म का गाना, अच्छा, स्टार्टिंग का। बुद्धम शरणम गच्छामि, भरत व्यास जी का लिखा हुआ। जी। तो रफ़ी साहब ने कहा कि देखिए, इस गीत की एक खासियत ये भी है कि इस गीत का गीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर, गायक, एक्टर, एक भी आदमी बौद्ध धर्म को मानने वाला नहीं है। जी। और ये गीत बौद्ध धर्म का प्रमुख गीत बन गया, बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये गीत मैं पेश करता हूँ। और रफ़ी साहब ने दिल खोल के वो गीत गाया। मैं ऐसे ही पलट के देखा मन्ना दा को, तो मन्ना दा रो रहे हैं, नीचे खड़े हुए। गीत पूरा हुआ, रफ़ी साहब उठे। अब मुझे तो सुमन कल्याणपुर जी का अनाउंसमेंट करना था, तो मैं माइक पर गया, अनाउंसमेंट किया। सुमन जी को 4 गाने गाने थे बस। वो करके जब मैं नीचे आया तो देखा दोनों गले मिलकर रो रहे। मैं, वो क्या हो गया भाई? मन्ना दा बोले,
रफ़ी मियाँ, you are great. Nobody can be there like you. ऑब्वियसली दोनों लीजेंड्स हैं। दोनों लीजेंड्स। तो मैं देखता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। मैंने सिर्फ ऑर्गेनाइजर की तरफ इशारा किया कि चाय लो, ताकि इनका मूड बदले। 4 गाने सुमन जी के कब हो गए? अच्छा, उस समय हम गानों के बीच में बोलते नहीं थे। रफ़ी साहब ने 8 गाने गाए, एक भी अनाउंसमेंट बीच में नहीं। तो लगातार एक के बाद एक के बाद वो गाए। गाते रहते खुद ही। अच्छा उस जमाने में। अब तो हर गाने के बाद जी। अनाउंसर आ जाता है। तो सुमन जी के 4 गाने हो गए, मुझे वापस इस स्टेज पे जाना, मन्ना दा का अनाउंसमेंट करने। मैं फिर गया, मन्ना दा का परिचय दिया। मन्ना दा स्टेज पर आए और आकर बोले, फ्रेंड्स, देयर कैन बी थाउजेंड्स ऑफ मन्ना डे, या बट देर इज वन एंड ओनली वन मोहम्मद रफ़ी। बड़ा फेमस कोटेशन। मैं रफ़ी मियाँ भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मरते वक्त मैं आपके गीत सुनते हुए मरूं। क्या बात है। और रफ़ी मियाँ, आपने तो मेरे गाने को बहुत अच्छा करके गा दिया, अब उसका जवाब मैं दूंगा। एक गीत ऐसा है जो क्लासिकल की वजह से मुझे गाना था, लेकिन आपने गाया, और आपका गीत सुनने के बाद मैं सोचता रहा कि मैं 10 जन्म में भी ऐसा नहीं गा सकता। ओहो, क्या सुर से चिपक के गाते हैं आप। वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों। रफ़ी मियाँ, मुझे इजाज़त दीजिए। दोनों एक दूसरे के गीत गा रहे हैं। वाह तो वो रोशन साहब की संगीत रचना, जी। मन रे तो काहे ना धीर धरे, और मन्ना दा ने गाया। उसके बाद बाकी गाने गाते रहे, अंत उन्होंने लागा चुनरी मजाक से किया। अच्छा वो गाना और ये प्रोग्राम, उससे मेरे दिल में इन दोनों के प्रति आदर भर गया कि दोनों इतने महान कलाकार अपनी अपनी जगह, और क्या आदर एक दूसरे के लिए। बिल्कुल। सुमन जी तो कभी अकड़ दिखाती नहीं थी, उनका वो नहीं था मैं, वो हमेशा नंबर 2 रहना पसंद करती थी। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, रफ़ी साहब से भी ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन। तो वो तो बेचारी कुछ बोलती ही नहीं थी। ये दोनों आखिर तक। अच्छा, रफ़ी साहब की एक खासियत थी, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सारे आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और सब गाने सब इकट्ठे एक टेबल पर बैठेंगे, तब रफ़ी साहब खाना खाने बैठेंगे। अच्छा अलग अलग नहीं, वो जो खा रहे हैं वो सब खाने चाहिए, और जो सब खा रहे हैं वो खाएंगे। और मजा किए। एक उनके म्यूजिशियन थे, वो मटन खाते 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 हड्डियों का काफ़ी बड़ा उन्होंने ढेर लगा दिया प्लेट में। आप क्या करते थे ऐसे वक्त? नहीं, मैं तो सिर्फ ज़रा सा दाल चावल या रोटी खाता था। तो रफ़ी साहब उठ के आए और उस म्यूजिशियन के कंधे पे हाथ रख के बोले, मियाँ, पूरा का पूरा मज़ार बना दिया आपने। अब ये सही अंदाज उनका, जी। तो ऐसे रफ़ी साहब को तो मैं भूल ही नहीं सकता। सही बात है। यू हैव फैंटास्टिक मेमोरीज रियली। यानी ये सारी बातें जो है, जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आपने उसे अनुभव किया है, और हमारे दर्शकों को भी ये सब सुनते हुए यकीनन बड़ा अच्छा लगता होगा। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वैसे तो पूरा समुंदर है, उसमें से ढूंढना आपके लिए भी शायद मुश्किल हो, पर फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि रफ़ी साहब का ऐसा कौन सा गीत है जो आपके दिल के बेहद करीब है? अनगिनत गीत हैं जो अलग अलग मूड के हैं, जी लेकिन एक गीत मैं चाहता हूँ कि इसे सुनवाया जाए, वही मन रे तो काहे ना धीर धरे। बहुत खूबसूरत। क्योंकि जहन में भरा हुआ है, और जिस तरह से सुर से चिपक के रफ़ी साहब ने गाया है, वो वास्तव में फिल्मी गीत नहीं लगता। जी
और ऐसे शानदार गीत को श्रोता भी सुने, बिल्कुल बिल्कुल शायद पसंद करेंगे। बिल्कुल पसंद करेंगे। वो गीत नहीं, प्रार्थना लगती है। जी हाँ। किशन जी, आपने अभी सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब का इनका जो जॉइंट प्रोग्राम हुआ जी जी जी। उसका जिक्र किया, तो मुझे याद आया कि सुमन कल्याणपुर के साथ में जितने भी ड्यूएट्स रफ़ी साहब ने गाए जी। वो तो काफ़ी फेमस हुए, सब जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब का जो ट्यूनिंग था वो कैसा था? आपने उसे भी तो महसूस किया होगा। दोनों ही सॉफ्ट स्पोकन। जी रफ़ी साहब अगर इतना झुक के बोलते थे तो सुमन जी एक स्टेप और नीचे जाते थे। अच्छा। और वो कभी भी मैं सुपर गायिका ऐसा उनका नहीं था। वो बड़ी शांत बैठी रहती थी, नंबर 2 कहलाना पसंद करती थी, मेल सिंगल नंबर 1। वो कभी भी ये नहीं कहती थी कि मेरी वजह से गाना अच्छा हो। और रफ़ी साहब तो इतने विनम्र थे कि नया से नया म्यूजिक डायरेक्टर भी हो तो वो बिल्कुल स्टूडेंट की तरह ऐसे बैठ जाते थे, गाना सीखते थे। गाना रिकॉर्ड होने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर से बोलते थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया, आगे फिर कभी मौका दीजिएगा। ये कोमलता, जी विनम्रता किसी और सिंगर में मैंने नहीं देखी। सुमन कल्याणपुर जी के भाग्य में ये लिखा था कि वो सुपर सिंगर बन जाए। जी तो इसे मैं क्या कहूँ, खेल ही कहूँगा कुदरत का, कि रफ़ी साहब और लता जी में मनमुटाव आ गया। लता जी ने कह दिया मैं मोहम्मद रफ़ी के साथ ड्यूएट नहीं गाऊंगी। इसका फ़ायदा हुआ सुमन कल्याणपुर को, जी और लोगों ने सुमन जी को बुलाना शुरू कर दिया। और शंकर जयकिशन साहिबान ने तो अजहु न आए बालमा सावन बीता जाए, बहुत ही इस फेमस। गाने में सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार दिला दिया सुमन जी को। जी तो सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स वो रफ़ी साहब के साथ सुमन जी को बुलाने लगे, अच्छा या लता जी के साथ किसी दूसरे गायक को बुलाने लगे, अच्छा। ऐसा। जी तो कॉम्बिनेशन सुमन जी के लिए ये फायदेमंद हुआ कि पता नहीं अब इसको मैं क्या कहूँ, कुदरत की देन थी वो तो है। कि दोनों में मनमुटाव हुआ और उसका फायदा इधर सुमन जी को हुआ, उधर महेंद्र कपूर जी को हुआ। बिल्कुल, ये दोनों दोनों शख्स ऐसे हैं कि इनको लाइमलाइट मिला इसकी जी हाँ, वजह जी से, हाँ, जी हाँ। वाकई। और रफ़ी साहब के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो चाहे कोई भी सिंगर हो उसको रिलैक्स करा देते थे, वो नहीं कभी नहीं, हावी नहीं बिल्कुल हुए। बिल्कुल। मैंने कहा ना, नए म्यूजिक डायरेक्टर को बोलते थे जी कि आपने मौका दिया, शुक्रिया, जी फिर याद कीजिएगा। सही। ये कहाँ। किशन जी, वाकई आपकी बातें सुनते सुनते यूँ लगा कि रफ़ी साहब की पाकीज़ा आवाज़ इस स्टूडियो के ज़रिए हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, और उनकी शख्सियत भी। वाकई आपकी इन कीमती यादों ने इस एपिसोड को ही कीमती बना दिया। आपका नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। यादें माने रफ़ी साहब की यादें, जी हाँ जी मेरी हाँ। नहीं है। लेकिन आप उससे जुड़े हैं, ये भी जी, बहुत जी। बड़ी बात है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। धन्यवाद। किशन जी ने जिस गीत का उल्लेख किया वो तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। और एक बात तो तय है कि जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। रफ़ी साहब ने ठीक ही कहा था, चाहे उनका कोई भी गीत सुने हम गुनगुनाने लगते हैं। ये ऐसी शख्सियत है जो कभी बिसराई नहीं जा सकती, चाहे सदियां गुजर जाए, ये आवाज़ फिज़ा में यूं ही गूंजती रहेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार किशन जी के पिटारे से और एक नायाब शख्सियत के अनमोल किस्सों को लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमसे जुड़े रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मन रे तू काहे ना धीर धरे, ओ निर्मोही। Hi friends, with this we have come to the end of season 1 of किस्से मेरे अनुभवों के। आप लोगों को ये किस्से मैं
विश्वास करता हूँ बहुत पसंद आए होंगे। बहुत सारे लोगों ने लिखा हमको कि ये बहुत ही दिलचस्प किस्से थे। दे thoroughly enjoyed listening to these aspects of these celebrities, and Kishan ji's wealth of experience and the way he puts it was absolutely amazing. So with this, the season 1 comes to an end, but now we start with the season 2, which will be a conversations with different type of people from different walks of life. All of them, the bottom line being a celebration of life in different parts, in different ways, in different circumstances. So जीवन उत्सव के साथ में जुड़े रहिए, आपके लिए इसमें something very valuable and enjoyable will always be there. Thank you.